6:30 मैं आप सबका स्वागत करता हूं माइंड स्पीक के इस वेबिनार में, जो हम अब हर इतवार को कर रहे हैं। काफ़ी हफ्तों से मेरे पास कुछ न कुछ लोगों की बातें आ रही थी। एसोसिएशंस के काफ़ी लोगों ने हमसे जुड़ के ये बताया, वेदिका उन्होंने बताया कि सर आप एसोसिएशंस जितने इंडिया में बने हैं उनके लिए कुछ वेबिनार रखिए कि हम थोड़ा सा हमारे एसोसिएशंस को किस तरह से स्ट्रक्चर कर सकें, ठीक से चला सकें, उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह का अगर करना हो तो किस तरह से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से चलाना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम इस मामले में एक वेबिनार कर लेते हैं। तो आज की डेट का हमारे माइंड स्पीक टीम ने कंफर्म किया और हम आज मौजूद हैं आपके सामने। एक बात ज़रूर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या एसोसिएशन हो, इसको बनाना पड़ता है, इसको तैयार करके इस तरह से चलाना पड़ता है कि वो अपनी तरह से सस्टेनेबल हो। और ये जो जवाबदारी कह दो या हकीकत की रियलिटी कह दो, ये एसोसिएशन के हाथ में है कि उसको किस दिशा में इस एसोसिएशन को ले जाना है। जब आप ऑर्गेनाइज हो जाते हो, एक एसोसिएशन ऑर्गेनाइज हो जाता है, तो बहुत सारी बातें सरल हो जाती हैं, काम करने में बहुत मजा आ जाता है। आपके मेंबर्सों को लगता है कि हमको कुछ इसमें से जरूर फायदा मिल रहा है। एसोसिएशन से जुड़ा रहना एक प्राइड की बात होनी चाहिए, और इसमें हकीकत में एक प्रोडक्टिव काम होते रहना चाहिए, प्रोडक्टिव बातें होती रहनी चाहिए, कम्युनिकेशंस इस तरह से होने चाहिए जो इंडस्ट्री को, जिस भी सेक्टर में आप के एसोसिएशन फोकस कर रहे हैं, उस सेक्टर के लिए क्या डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन अच्छी तरह से होना चाहिए। सबसे ज्यादातर जो एसोसिएशन जुड़े रहते हैं वो अंदर सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में जुड़े हुए हैं। सोसाइटी का जो एक्ट है 1890 का, वो स्टेट गवर्नमेंट अब हैंडल करता है। अगर आप इस सोसाइटी ऑफ एक्ट के रजिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जरूर। ये एक सोसाइटी ऑफ पर्सन्स होता है, और एक रजिस्टर्ड ऑफिस जो है उसकी, आपकी जो है, उस रजिस्टर्ड ऑफिस के नाम पर ये के एड्रेस पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसका रजिस्ट्रेशन का जो नाम है वो आपको सही तरीके से सेट करना होता है। संयम भैया, आप हैंडल कर रहे हैं क्या बाकी के म्यूट और अनम्यूट? डूइंग इट। अगर बीच में कोई स्पीकर बोलता है तो उसको भी म्यूट करके सबको होस्ट बना दिया। एक जरूरी बात यह है, हर एक एसोसिएशन को एक मेमोरेंडम बनाना पड़ता है। मुझे पता नहीं है कितने एसोसिएशनों ने आज की तारीख में एक मेमोरेंडम बनाया है। के रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ते हैं, किस ग्राउंड के ऊपर ये और किस मुद्दे के ऊपर ये एसोसिएशन चलेगा। एक साधारण एडवोकेट हो या एक साधारण चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, वो आपको मदद कर सकता है इसको करने के लिए। हमारी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी कमजोरियां हैं या अमुक ऐसी कुछ ताकतें भी ऐसी है जो कुछ समय ऐसा लगता है कि हमको उसका बहुत अच्छी तरह से पता नहीं है। एक बात हमेशा लोग कहते हैं कि सर हमारा एसोसिएशन जो है वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो मैं बहुत बार ये पूछता हूँ, सर ये आपका एसोसिएशन का स्ट्रक्चर क्या है,
तो कह देते हैं सर मेरे पास मेंबर है। तो मैंने बहुत बार पूछा है सर आपके पास अगर मेंबर है तो मेंबर क्या काम करते हैं, आपके एसोसिएशन के मेंबर क्या काम करते हैं? वो सुनार है, वो एक कारखाना चला रहे हैं सुनारों के साथ, या एक होलसेल का व्यापार कर रहे हो आप, या एक रिटेल का व्यापार कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आपके? और एसोसिएशन जिन जिन सेक्टर को सपोर्ट करता है उसके बारे में उसको 100% अपनी तरह से कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आज आप कोई भी एसोसिएशन लेंगे, जब तक आप आपके जो वर्टिकल है उसको आप सपोर्ट नहीं करेंगे, वर्टिकल जो है वो आपके रिटेल है, होलसेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, ये 3 वर्टिकल आपको संभालने हैं एक अच्छे एसोसिएशन को बनाने के लिए। रिटेलर के इश्यू में जो प्रॉब्लम्स है वो होलसेल में नहीं है, होलसेल वाले के जो इश्यूज है वो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, और मैन्युफैक्चरर के हकीकत में जो इश्यूज है वो एक सुवर्णकार के यहाँ भी नहीं है, क्योंकि सुवर्णकार का एक अलग ही इश्यू है। ये आपको समझना है। फिर आप इस एरिया में हो, आप गोल्ड के अंदर हो, आप सिल्वर का काम करते हो, आप डायमंड का काम करते हो, आप कलर स्टोन्स का काम करते हो, आप किस सेक्टर के लिए रिप्रेजेंट करते हो ये भी जानना बहुत जरूरी है। और एक बार आपके दिमाग में ये ठीक से बैठ गया तो मैं आपको कह सकता हूँ एसोसिएशन को सेट करना और चलाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत सुवर्णकार एसोसिएशन सबसे ज्यादा इस देश में है मौजूद। वो समझते हैं कि, और वो हकीकत भी है कि हमारी इंडस्ट्री की नींव है और उनको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। उनकी रहने की जगह, उनके काम करने की जगह सही रहनी चाहिए, और ये कारखाने जो चलाते हैं उनको एक ध्यान में रख के उनकी अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। लेकिन उनका जो सोच और समझ है वो उससे बाहर निकल के और दिशा में नहीं जाता है। जो कारखानेदार हैं उनके विचार बिल्कुल अलग हैं। वो चाहते हैं कि अपने रिटेलर्स और होलसेलर्स के साथ जो काम करते हैं उनमें उनको दिक्कतें आती है और उसका इलाज हमारे पास नहीं है, तो वो आप सुलझा के दिखाइए सर। हमारे प्रॉब्लम हमारे कारीगर से है और हमारे होलसेलर और रिटेलर्सों के साथ है। होलसेलर कहते हैं कि सर हमारी प्रॉब्लम जो है वो हमारे कारीगरों से है, और फिर हम जो रिटेलर्स के साथ काम करते हैं उनके साथ हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। Whichever picture comes on the screen, Sayam, you have to take care. His mic is on. The retailer जो है वो एक अलग ही ब्रीड है। वो उनके जो कंसर्न्स है वो अपने सप्लायर के साथ है, उनके स्टाफ के साथ है, उनके कस्टमर्स के साथ है। गवर्नमेंट की जो मेजॉरिटी पॉलिसीज आती है वो सबसे पहले इफेक्ट करती है रिटेलर को, और ज्यादातर उनको देखकर ये पॉलिसीज बनाई भी जाती है। तो आज काफी एसोसिएशंस के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं कि व्हाट्सएप के ग्रुप सबके बने हुए रहते हैं। ये एक माध्यम हो चुका है सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयरिंग का, और मैं ये भी मानता हूं कि ये सही तरीका है, लेकिन इसमें बहुत बार मतलब बिगर की बातें होती रहती है, और बहुत बार जो सही सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन होता है उस पर एक भी व्यक्ति का कोई चर्चे का विषय नहीं बनता। तो मैं बहुत बार शॉक हो जाता हूं कि बिला वजह की बातों पे लोग बहुत ज्यादा बहस कर लेते हैं, और जब वजह की बातें आती है तो लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन या कोई ओपिनियन ही नहीं है। हम बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये हमारी करोड़ों के
करोड़ के मात्रा में कम से कम हमारे कारीगर काम करते हैं। करीब 6 करोड़ लोग हैं हम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए, और ये एक छोटी मात्रा नहीं है। हम 6 से 7% जीडीपी को का भाग बनते हैं। ये हमारी एक ताकत है। हमारी एक दूसरी ताकत है कि हम हैंडमेड ज्वेलरी के एक्सपर्ट हैं, और हैंडमेड ज्वेलरी आज की तारीख में वर्ल्ड में शायद ही कोई बना सकने वाला अगर है तो वो इंडिया है। और हमारे भारत को इस बात के ऊपर गर्व रहना चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को गर्व रहना चाहिए, और हर एक व्यक्ति जो इंडस्ट्री का है उसको एक गर्व रहना चाहिए कि उसके पास आज की तारीख में काफी मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में ज्वेलरी जो बिकती है वो हाथ से बनी हुई होती है। आज हमारी जो इंडस्ट्री है वो छोटे से छोटे विलेज से या छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़े से बड़े शहर में बसी हुई है, और ये एक ही शायद इंडस्ट्री होगी जिसकी इतनी बड़ी मात्रा में रीच है, पहुंच है। हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जवाबदार होना चाहिए। हम जिस चीज की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर हम कोई एसोसिएशन बनाते हैं तो उस एसोसिएशन के मेंबर्स के ऊपर हमारी जवाबदारी रहती है। आज एसोसिएशंस के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी जवाबदारी होती है हर एक मेंबर को संभालने की, और मेंबर्स की जवाबदारी है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन एक एसोसिएशन बनाता है उसको अच्छी तरह से निभाएं और अच्छी तरह से फॉलो करें। अगर आपको कोई बदलाव लाना है आपके एसोसिएशन में तो जरूर लाना चाहिए, और वो इम्पोर्टेंट है लाना, क्योंकि आप समय समय से पुरानी बातें चलती नहीं रहती है, और बहुत बार इलेक्शन के सिस्टम प्रोसेस में नहीं होते हैं। बहुत बार ये होता है कि आप कितने साल के बाद नया बोर्ड बनेगा या आपकी मैनेजिंग कमेटी जो है वो कितने साल तक चलेगी, वो कोई निर्धारित नहीं होता है। अगर निर्धारित होता है तो उसको फॉलो करने वाला कोई नहीं है। तो ये सारी बातें एक 100% डिस्कशन मांगती है, और ये डिस्कशन के लिए ही हम आज सब जुड़े हुए हैं। हमको ये जानना है कि एक मजबूत उद्योग बनाने के लिए हमारे एसोसिएशंस का हम अगर विधि पूर्वक निर्माण करें तो किस तरह से करें, उसकी संरचना किस तरह से हो, भूमिका किस तरह से हो, और जिम्मेदारियां हमें किस तरह से हमारी निभानी पड़ेगी। अब मैं नितिन भाई को इनवाइट करता हूं कि हमारे 13 पैनलिस्ट जो है उनको इंट्रोड्यूस करें। अशोक भाई, मैं थोड़ा मोबाइल से अटेंड कर रहा हूं तो मैं इंट्रोडक्शन का आपको ही रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आपके सामने है, और मेरा वाईटी का भी चल रहा है। मैं कह लो हाँ। मैं कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर सिंह जी राजपूत। ये अमृतसर के हैं। ये अखिल भारतीय स्वर्ण संघ के नेशनल प्रेसिडेंट है। एक स्वर्णकार है, खुद बहुत मेहनती है, बहुत लॉजिकल वे से बात करते हैं, और बहुत दृढ़ निश्चय रखते हैं हर बात के ऊपर, और बहुत मेहनत भी करते हैं एक इंडस्ट्री में चेंज लाने की। और उनके विचार मैंने काफी सालों से उनको मैं देख रहा हूँ, उनके विचार शेयर करते हैं और बात को बनाने के लिए कोशिश काफी करते हैं। हमारे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं समर कुमार डे जी। ये कोलकाता के हैं। ये वर्किंग प्रेसिडेंट है स्वर्ण शिल्प बचाओ कमेटी के। हम उनको फ्रेंडली टोन में बाबलू जी कहते हैं, और ये फेमस भी हैं बाबलू जी के नाम से। ये असल में एक रिटेल बिजनेस में हैं, लेकिन उनके जो रूट्स हैं वो छोटे से छोटे स्वर्णाकार से भी जुड़े हुए हैं सारे वेस्ट बंगाल के अंदर। हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं एएस श्रीराम। मिस्टर श्रीराम इज फ्रॉम सेलम। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ तमिलनाडु ज्वेलर्स फेडरेशन। एक बहुत पुरानी हस्ती है। He is an old and experienced person.
जो हमेशा हर चीज को वेरी मेथोडिकली करते हैं. ही इज अ वेरी लीगल माइंडेड and we always seek his advice on many occasions, and he has been very kind and very closely associated हम लोगों से. हमारे चौथे पैनलिस्ट हैं महेश कुमार वर्मा जी. महेश जी कटक से हैं. ये जनरल सेक्रेटरी हैं ओडिशा ज्वेलर्स एसोसिएशन के. बहुत सरल व्यक्ति हैं, अच्छी समझ है हमारी इंडस्ट्री की, और बहुत ही अच्छी तरह से अपना ओपिनियन भी रखते हैं वह. जया आचार्य जी को मैंने देखा नहीं है, ज्वाइन हुए कि नहीं, लेकिन ये उडुपी के प्रेसिडेंट है कर्नाटका ज्वेलर्स फेडरेशन से. और एडॉक कमिटी जो गवर्नमेंट की बनी है उसके मेंबर भी हैं. हमारे साथ जुड़े हैं दिव्येश पाटड़िया जी. ये प्रेसिडेंट हैं जेम एंड ज्वेलरी एसोसिएशन राजकोट के. ये हमेशा बहुत इंटरेस्ट लेते हैं इंडस्ट्री के इश्यूज के बारे में. राजकोट में बहुत एक्टिव हैं. ये काफ़ी अच्छी तरह से अपना इंडस्ट्री के सब्जेक्ट्स को लेते हैं. ये एक एडॉक कमिटी की भी मेंबर हैं जो डोमेस्टिक काउंसिल फॉर्मेशन के लिए बनी है. महेश चंद जी जैन यूपी सराफा एसोसिएशन कानपुर के प्रेसिडेंट. सबसे ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति हैं ये. इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, गवर्नमेंट को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं. उनको पता होता है किस काम को किस तरह से दिल्ली में करना चाहिए. ये भी एडॉक कमिटी के मेंबर हैं. मैं बहुत साल से उनके संपर्क में हूं और हमेशा प्रभावित होता हूं उनसे उनकी बातों से. हमारे साथ विनोद कुमार जी हैं, प्रेसिडेंट हैं पातालीपुत्र सराफा संघ के. ये बहुत अनुभवी व्यक्ति है. ये भी बहुत सिस्टम से काम करते हैं. उनको भी पसंद है सही तरीके से काम करना, और बहुत ही कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने काफ़ी चेंज लाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने एसोसिएशंस के अंदर. हमारे 9th पैनलिस्ट हैं संजय काला जी. संजय जी प्रेसिडेंट हैं जयपुर ज्वेलर्स एसोसिएशन के. ये जयपुर की सबसे पुरानी एसोसिएशन है. सन 1927 से बनी हुई है. जयपुर में एक बहुत बढ़िया ज्वेलरी शो होता है जिसका नाम है JAS जस, और इनके ये कन्वीनर भी है. ये बहुत इंटेलिजेंट है. और काला फैमिली का नाम सब लोगों ने सुना है. ये उनके इलस्ट्रियस फैमिली से बिलोंग करते हैं. बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच रहता है इनका. बहुत ही अच्छा नॉलेज है इनको इंडस्ट्री के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, और चैरिटेबल वर्क ये बहुत ज़्यादा करते हैं, और इनसे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है. हमारे 10वें व्यक्ति हैं संतोष सराफ जी. ये खंडवा मध्य प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं. ये 64 साल पुरानी बॉडी है ये भी, और 34 जिले और 110 एसोसिएशन से जुड़ी हुई है. हमें संतोष जी से बहुत ज़्यादा समझना है हमारी एसोसिएशंस के बारे में. हमारे साथ हैं फतेहचंद जी रांका. रांका जी को कौन नहीं जानता है. ये ये पुणे से हैं. ये प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशन के. ये प्रेसिडेंट हैं पुणे सराफा एसोसिएशन के, और प्रेसिडेंट हैं पुणे व्यापारी महासंघ के. करीब 82 एसोसिएशंस और 82 ट्रेड्स इस महासंघ से जुड़े हुए हैं. ये लायंस क्लब के पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी रह चुके हैं, और सबको पता है कि ये रांका ज्वेलर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर भी है. हमारे 12वें पैनलिस्ट हैं डॉक्टर बी गोविंदन. गोविंदन जी ऑल कैलेरा, ऑल
केरला गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं. He is also the chairman of the famous Bhima Group, a very balanced mind and a great source of intelligence from amongst the very many people in Kerala that I know. And he has always been very courteous and extremely helpful. हमारे साथ शंकर सेन जी हैं. ये जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं. ये जीजेएस जो शो बनने जा रहा है उनके कन्वीनर हैं. ये मैनेजिंग डायरेक्टर है सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स के. उन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले 109th शोरूम कोलकाता में शुरू किया है. ये बहुत ही एजुकेटेड हैं. पर्सनालिटी उनकी बहुत बढ़िया है. समझ उनकी बहुत अच्छी है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में, और इंडस्ट्री बॉडीज के कंसर्न्स को भी वो अच्छी तरह ध्यान देते हैं. और एडॉक कमिटी के भी ये मेंबर हैं. तो हम दो मॉडरेटर्स हैं. मैं अशोक मीनावाला और नितिन खंडेलवाल जी, जो एक साथ में हम शुरू करेंगे इस वेबिनार को. थोड़ा समय लग गया मुझे इस चर्चा को आगे बढ़ाते बढ़ाते. अब मुद्दे की बात है कि हमारे प्रश्न में हमको तीन सवालों के जवाब चाहिए. हमको एक तो फैक्ट और रियलिटी क्या है ये समझना है. फैक्ट एंड रियलिटी या हकीकत आज की तारीख में क्या है. हमको ये जानना है कि आपके ओपिनियन क्या है और आप इसमें क्या बदलाव चाहते हो. अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपके पास इसके सॉल्यूशंस, आप क्या चाहते हो या आपके पास सॉल्यूशन क्या है, वो जानने की हम कोशिश करेंगे. तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आज की जो हमारी एसोसिएशंस जो है उसमें इतना कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग और मारामारी और फाइटिंग क्यों होता है. हम 5000 साल पुरानी एक कला को लेके आगे बढ़ रहे हैं और उनको संभाल के रखा है, और ये हमारी इंडस्ट्री का एक बहुत बहुत बड़ा फंडामेंटल है. तो हम इससे कंफ्यूज्ड क्यों रहते हैं, हम क्यों क्लैरिटी ऑफ माइंड हमारे माइंड में नहीं आती है. और ये सबसे पहला जो प्रश्न है, मैं सवाल पूछना चाहता हूं महेश वर्मा जी कटक से. महेश जी बताइए आपके ध्यान में क्या है. सभी को नमस्कार. थोड़ा जोर से बोलिएगा. मैं महेश. सभी को नमस्कार. महेश जी थोड़ा आवाज आ रही है अभी? हाँ अब आ रही है. आ रही है अभी है. हाँ जी सर. सर उड़ीसा ज्वेलर एसोसिएशन जो है वो भी एडॉक कमेटी के मेंबर है. ओके सर, उड़ीसा ज्वेलर एसोसिएशन हमारे पास जो रिकॉर्ड है 1966 से हमारे पास रिकॉर्ड है, और इसका रजिस्ट्रेशन जो है काफ़ी लेट से हुआ. करीब 2018 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ. सर आपने जो बताया ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है. सभी महाअनुभव यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन सर मेरे हिसाब से कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी एसोसिएशंस हैं और जो भी एसोसिएशन हेड हैं, उनकी ये पहली जिम्मेदारी बनती है कि कैसे संगठन को हम मजबूत करें. एक बार जब संगठन मजबूत हो जाएगा, पहले वो जमीनी स्तर से आए, उसके बाद वो प्रदेश स्तर से आए, उसके बाद वो राज्य स्तर से आए, उसके बाद वो जोन वाइज आए, फिर वो नेशनल लेवल पे आए. तो सर इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. ये जो प्रोसेस है ये अगर पूरे हिंदुस्तान में लागू हो, सर मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात अलग है, बड़े बड़े स्टेट्स की बात अलग है, छोटे स्टेट्स जितने भी हैं वो सब निर्भर करते हैं बड़े स्टेट्स के ऊपर,
और जितने भी बड़े बड़े एसोसिएशंस है उसके ऊपर, हम लोग सभी उनके ऊपर निर्भर करते हैं। हमने सर 2011 से मैं ज्वाइन कर चुका हूँ यहाँ पे। हमने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जितनी भी है, चाहे वो अपना जीजीएफ हो, आईजीएफ हो, इब्जा हो, और जितने भी संगठन हैं, वो सरकार के सामने अपनी बात रखते तो हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनती नहीं है। जैसे हॉलमार्किंग का इश्यू हुआ, और ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, सर जो ऑथेंटिकेटेड लगता है, जो जेन्युइन लगता है सरकार को, वो सरकार हमारा जरूर सुनती है। अब हम सब अगर एक होके एक छत के नीचे आके एक ही वॉइस में अगर ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं ये विश्वास करता हूँ कि सरकार हमारी जरूर सुनेगी। जी नमस्कार। नमस्कार। महेश चंद जी, आपके अभिप्राय बताइए सर। तो हाँ जी, बोलिए सर। महेश चंद्र यहाँ दो हैं? नहीं सर, आप एक ही है सर। नहीं, मुझसे पूछ रहे हैं क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं देखिए साहब, ऐसा है, जहाँ तक अपने बैकग्राउंड देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है, किसी भी एसोसिएशन की एक अपनी अहमियत। जब तक हम यूनाइट नहीं होंगे, जब तक हम आपस में अपनी समस्याओं का आदान प्रदान नहीं करेंगे, जब उस तक हम उसकी जड़ की समस्या को नहीं समझेंगे और यूनाइट होकर हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी कोई नहीं सुनेगा। मेरा तो यही अभी तक एक्सपीरियंस रहा है। यदि हम उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन की बात करें, तो जो 1965 में बना था, तो मैं 1998 में सेक्रेटरी था, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट था। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यूनिटी की इम्पोर्टेंस। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1998 में 5%, 8% और 12% सेल्स टैक्स था। हम लोग ने यूनाइट होकर के साम दाम दंड भेद से उसको 1% कराया। ये पहला चरण था कि किसी भी सराफा इंडस्ट्री को बचाने का। उसके बाद कस्टम ड्यूटी आई, कस्टम ड्यूटी कम हुई। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमको यूनाइट होना है। जहां तक हमारे एसोसिएशन का है, हमारे यहाँ 77 जिले हैं, उसमें उत्तर प्रदेश सराफा एसोसिएशन के सब मेंबर हैं। करीब 30-35 हजार सदस्य, इसमें चाहे स्वर्णकार हों और चाहे मैन्युफैक्चरर हों, होलसेलर, रिटेलर, सब लोग हमारे में जुड़े हैं। हमारे यहाँ इस तरह का कोई एसोसिएशन नहीं है कि हम वर्गीकृत करके, क्लासिफाइड करके उनको रखें। तो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पूरी इंडस्ट्री एज ए होल को करते हैं। मेरा कहना क्या है कि हमको जो एसोसिएशन बनाना चाहिए, उसका एक मेमोरेंडम, स्ट्रॉन्ग मेमोरेंडम होना चाहिए और उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी एसोसिएशन हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज के हिसाब से नहीं करता हूँ, उसमें ज्यादातर एसोसिएशन बन जाते हैं वो सिर्फ नाम के एसोसिएशन। मेरा कहना है कि वो एसोसिएशन बने, उसमें हम जिले जिले, गांव गांव जा करके लोगों से कांटेक्ट करें, उसकी अहमियत बताएं कि हमारे एसोसिएशन का क्या महत्व है। हमारा एसोसिएशन आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, जिला लेवल पे, प्रोविंस लेवल पे, देश लेवल पे। और उन लोगों को चुने जो लोग जानकार हों, अपना समय दे सकते हों और इन्फ्लुएंशियल हों, कर्मठ। तभी हमारा कोई भी एसोसिएशन चल सकता है। और उसके अंदर बराबर 3 साल में इलेक्शन होने चाहिए, 2 साल में इलेक्शन होने चाहिए, जिससे कि जो भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट है उसका निर्विरोध या बहुमत से चुनाव। अभी तक एसोसिएशन में क्या होता है, एक एसोसिएशन है, उसमें इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो वो एसोसिएशन इफेक्टिव नहीं हो पाता। उसके अलावा जो भी समस्याएं आए, उस समस्याओं को सरकार के सामने बिल्कुल डट के रखना चाहिए। मेरा तो देखिए पर्सनल ओपिनियन है कि झुकने वाला, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यदि आप अपनी समस्याओं को प्रॉपर तरीके से, निर्भीक तरीके से और होमवर्क करके रखते हैं, तो आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी। हमारा बस यही लोगों से, आप लोगों से निवेदन है कि हर स्तर पर, इंडिया लेवल पे आपने जो मीनावाला जी और नितिन भाई ने जो पहल करी है, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने हम लोगों को एक भावना पैदा करी कि हम अपने जिला स्तर पर या प्रोविंस स्तर पर एसोसिएशन बनाएं
और उनकी समस्याओं का निराकरण निर्धूक रूप से अथक प्रयास करें। हमारे यहाँ बहुत सी समस्याएं लोकल लेवल की आती हैं, पुलिस की आती है, डकैती की आती है, जीएसटी की आती है, इनकम टैक्स की आती है, जैसे अभी नेशनल लेवल की समस्या हॉल मार्केट। तो हमको लगता नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई भी एसोसिएशन उसको प्रॉपरली सही तरीके से हैंडल कर रहा है। हर लोग अपनी सोच से अपने हिसाब से चलते। देखिए, चाहे वो मंत्री हो और चाहे सेक्रेटरी, यदि वो जिद्दी भी हैं तो हमको भी जिद करके उनको समझाना है, साम दाम दंड भेद। क्योंकि जो भी हम डिमांड रख रहे हैं वो प्रैक्टिकल डिमांड है। यदि हम ये कहते हैं कि कैरेट का रिस्ट्रिक्शन क्यों, आपने एक स्पेसिफिकेशन बनाया, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड का माल बेचना कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको पूरा करना है। हम हलवाई की दुकान है, आप हमारा ये देखोगे कि हमारे इंग्रेडिएंट्स सही हैं कि नहीं, प्योर हैं कि नहीं, मिक्सिंग तो नहीं है। लेकिन आप हमको ये इंसिस्ट नहीं कर सकते कि कस्टमर को जलेबी बेचो या बालूशाही, ये कस्टमर का राइट है। तो मेरा कहना यह है कि हमको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मंच से और पूरे जोर शोर के साथ हमको चीज रखें। हॉलमार्क में समस्या यह है कि हमने अपना जेवर हॉलमार्क सेंटर को दिया, हॉलमार्क सेंटर ने उसको टेस्ट करके हमको वापस कर दिया। यदि उसकी प्योरिटी कम आती है तो ज्वेलर्स क्यों जिम्मेदार है? जिसने हॉलमार्क किया, जिसने फीस ली, जो गवर्नमेंट से नॉमिनेटेड है, जिसका सुपरविजन सरकार करती है, उसकी गलत काम की जिम्मेदारी ज्वेलर्स पे क्यों? तो मेरा आपसे और सबसे लोगों से यही निवेदन है कि हम अपनी समस्याओं का अध्ययन करें, लोकल लेवल पे समझें और उस समस्याओं को आगे प्रॉपर तरीके से यूनाइट होकर रखें। कस्टम ड्यूटी जैसे बात आती थी, तो 2012 में 1% कस्टम ड्यूटी थी, फिर 2 करी, 4 करी, 6 करी, 8 करी, 10, और हमारे ही कुछ व्यक्तियों ने राय देके उसको 12.5% करा। 12.5%, 112 पे 3% जीएसटी, 16.5% का इम्पैक्ट पड़ता है 50,000 रुपए सोने के भाव पे। 16.5 का मतलब करीब 7 लाख रुपए पर केजी का फर्क है। हमारा एसोसिएशन को ये कहना चाहिए कि हमारे व्यापारी को ईमानदारी से काम करने दें। जीएसटी रीजनेबल है, ठीक है 3%, लेकिन कस्टम ड्यूटी को कम करना चाहिए, जिससे पैरेलल इकोनॉमी। तो हमको निर्भीक होकर के इस चीज को सरकार के हर स्तर पे रखना चाहिए, और जो भी एसोसिएशन हमारे हित के खिलाफ बात करे उसको हमको यूनाइट होकर करके उसका पुरजोर विरोध करना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच महेश जी। मैं बाबलू जी से विनती करूंगा, बाबलू जी से, सर आप ये बताने की कोशिश करिए सर, हमारे यहाँ पर इतना कंफ्यूजन क्यों ज्यादा है? देखिए, क्लैरिटी करिए सर। हमको लगता है पहले तो जो टीम आप लोग बनाया पूरा एसोसिएशन लेके, तो उसका लिए आप लोग को, टीम को हम धन्यवाद देता है। बहुत दिन बाद पूरा एसोसिएशन का जो अंदर वाला प्रॉब्लम है वो सबका साथ शेयर करके शायद हम लोग कुछ बेनिफिट मिले। एक बात सही महेश जी ने बताया, ये हम लोग जो डेपुटेशन देता है सरकार का पास, वो अलग अलग तरीका से यूनाइटेडली हम लोग नहीं, किसी का साथ सलाह नहीं करता। जो जिसको जहां मर्जी है वो सरकार को रिप्रेजेंट करता है, मीडिया में बोल देता है, कस्टमर को कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उसको कंट्रोल होना चाहिए। और एसोसिएशन के लिए इलेक्शन तो जरूरी है, बहुत जरूरी है। विदाउट इलेक्शन तो नहीं होना चाहिए। इलेक्शन का प्रोसेस शायद अलग अलग है। शायद हम काउंसिल को बचाव कमेटी का तरफ से बोलता है, हम लोग 3 साल बाद में करता है। अभी कोविड सिचुएशन के लिए थोड़ा डिले हो गया, शायद और थोड़ा चलेगा डिले। हम लोग का भी इलेक्शन का टाइम आ गया। लेकिन पहले क्या है, बंगाल में छोटा छोटा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन था,
1993 में सब यूनाइटेड होके हमने एसएसबीसी बनाया। अच्छा। लेकिन एसएसबीसी रजिस्ट्रेशन का थोड़ा देर हो गया नाम के लिए। ये जो स्वर्ण शिल्प बचाओ कमेटी है, इसका इतना कॉरस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, स्टेट मिनिस्टर के साथ, इनकम टैक्स के साथ, इसलिए ये नाम हम लोग रखने के लिए रजिस्ट्रेशन थोड़ा देर हो गया। अभी हम लोग क्या किया, स्वर्ण शिल्प बचाओ कमेटी को एक ट्रस्टी बोर्ड बना दिया, एक ट्रस्टी हो गया। बिल्कुल। क्यों, जो सीएफसी जीजेबीसी का साथ टाई अप करके हम लोग बना रहा, उसका रजिस्ट्रेशन मस्त था, तो उसका लिए सब कुछ करने पड़ा। तो अभी नेशनल लेवल में जब भी कोई मूवमेंट होता, लोकली जब भी कोई मूवमेंट होता, हर एरिया में अलग अलग डिफरेंट इशू है, ऑल डिफरेंट इशू। देखिए, जो हॉलमार्किंग वाला है उसको अलग है। एक बात सही है, वाइस जी ने एकदम करेक्टली बताया, ये हॉलमार्क को लेके हमारा एक ही क्वेश्चन है बराबर, ये हम लोग जेबोल लेता है, आर्टिजन से बना के लेता है, कभी कभी होलसेल से लेता है, वो हम लोग डॉक्टर के पास भेज देता है। डॉक्टर मीन्स हॉलमार्किंग सेंटर, वो गलत करेगा, जो रूल बना दिया, तो रूल में जो ज्वेलर है वो क्यों पनिश्ड होगा? इसका लिए एक बड़ा मूवमेंट होना जरूरी है। कलकत्ता में जब डीजी आया हॉलमार्किंग सेंटर का, ये बारे में हम बहुत चर्चा किया। उन्होंने बताया था कि सेंट्रल मिनिस्टर का सामने में आपको बात हम लोग रखेगा, लेकिन कानून भी पास हो गया। तो अभी भी टाइम है, हम लोग जितना ऑर्गेनाइजेशन है और जो भी बाहर में अभी है, सबको लेके एक कॉमन एक मेमोरेंडम बना के सरकार का पास देने होगा। क्यों? सरकार हमको लगता है जस्ट लाइक ए ब्रिटिश रूल ले लिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से आपकी बात बिल्कुल सही है बाबू जी, कि गवर्नमेंट हमेशा फायदा उठाती है जब इंडस्ट्री यूनाइटेड नहीं रहती है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की तारीख में सिचुएशन ये है हॉलमार्किंग के क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आज तक समझने की कोशिश बहुत कम लोगों ने की है। मैं शंकर सेन जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। जीजेसी ने एक बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट भेजा है, रिप्रेजेंटेशन भेजा है गवर्नमेंट को, उसके बारे में अगर कुछ कह सके तो। नमस्कार अशोक जी और सब हमारे फेलो ज्वेलर्स को नमस्कार। जीजेसी ये हॉलमार्किंग के बारे में बहुत दिन से रिसर्च कर रहा है। इनके अंडर में एक एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट हॉलमार्किंग कमेटी हम लोग बनाया है, जहां से इंडस्ट्री को सबसे अच्छे जानकारी वाला नॉलेजेबल ज्वेलर्स जो है सब ये कमेटी का मेंबर है। और वो आशीष जी है हमारे सीओए, उनके कन्वेनरशिप में ये हॉलमार्किंग कमेटी, अशोक जी भी उसमें शामिल है, नितिन जी भी उसमें शामिल है। तो ये हॉलमार्किंग कमेटी जो है बहुत अच्छा एक रिप्रेजेंटेशन आप ही अभी भेजा है, और मेरे ख्याल से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, बहुत फैक्चुअल है, बहुत इलेबोरेट है, और हॉलमार्किंग के जितने समस्या है उसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सरकार की दृष्टि आकर्षण किए। हमको एक यहाँ पे कमेटी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर हमने उसका एक शॉर्ट कॉपी जो है हमारे एफिलिएटेड एसोसिएशन जो है, अगर उनके साथ हमने अपने जो रिप्रेजेंटेशन उनके एक शॉर्ट एडिशन करना चाहिए, आपको जरूर शेयर करना चाहिए।
तो सबको उसका फायदा हो। मिलेगा कि ये जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग को एक वॉइस में बात करना है, हम लोग को मत जो है सब मत विनिमय करके एक छाते के अंदर एक छतरी के नीचे आना है। तो अगर हमने मत विनिमय करके ओपनली डिस्कशन करके ये मत नहीं बनाया तो फिर कोई कोई आके जाके कोई भी डिस्कशन अलग तरीके से करेंगे तो कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इसीलिए ये हम ये प्लेटफॉर्म में हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग सब मिलके, हॉलमार्किंग अभी एक बहुत बर्निंग इशू है, तो ये सबको लिए बहुत ही चिंताजनक एक इशू है। उसको लिए हम लोग सब एकजुट होके एक मत से काम करें। थैंक यू शंकर जी। नितिन भाई। हाँ सर। सर सेकंड पॉइंट लीजिए सर डिस्कशन का। अशोक भाई, मैंने जैसा आपको बोला मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ, मेरा पूरा शॉप बंद हो गया है, मेरे को आप पॉइंट बता दीजिए, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सर आप मोबाइल पे वो खोल सकते हैं, ये कैमरा बंद नहीं होता है। यस 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 यस। तो मैं जब तक के एक चीज एक और बताना चाहता हूँ कि हॉलमार्किंग मैं अच्छा खुल है आपके पास, खुल जाता है। नहीं आप अशोक भाई लीजिए प्लीज आगे, मैं आज थोड़ा लिसनिंग का काम कर रहा हूँ। चलो ठीक है सर। सर हम गोल्डस्मिथ्स हैं, हम ज्वेलर्स हैं, हम जानते हैं कि हम एक बहुत एजुकेटेड कम्युनिटी से नहीं आते हैं, लेकिन हमारा बिजनेसेस जो है हम सब परफेक्ट चलाते हैं। लेकिन जब एसोसिएशन का मामला आता है तो मैंने देखा है कि बहुत बार बहुत गड़बड़ी हो जाती है एसोसिएशंस के अंदर। या तो कोई सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा है, या तो कोई इलेक्शन प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो ये हकीकत क्या है, इसमें क्या एक बदलाव लाने की जरूरत है, और इसमें कुछ सॉल्यूशंस के बारे में अगर कोई चर्चा की जाए तो क्या होने चाहिए। मैं विनती करूंगा हमारे मित्र फतेहचंद जी राका जी अगर कुछ इसके बारे में हमको कुछ बताएं। प्रियंका जी आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, आप को होस्ट हैं, आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। अशोक जी और सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रेजेंट इशू के बारे में, अभी मैंने जो 2-3 जनों को सुना और क्या चल रहा है, मैं थोड़ा सा अलग इस पे आ रहा हूं, क्योंकि जो अपना प्राइम आज जो अपना सब्जेक्ट है कि हमारी एसोसिएशन बनती है मगर ज्यादा देर तक चलती नहीं है या ठप हो जाती है। पहले तो एसोसिएशन जब बनानी है हमें पहले सोचना चाहिए कि पहले वो रजिस्टर करनी चाहिए। आप देखोगे इंडिया की करीबन मुझे लगता है कि 80 to 85% और 90% एसोसिएशंस आर नॉट रजिस्टर्ड। और उससे क्या होता है, फिर कोई आप प्रेसिडेंट लेके जाओगे, कुछ भी ले जाओ तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग पूछते तुम्हारी एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। अब अशोक जी ने बताया था कि 3 है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है, कंपनी है। मैं तो आपसे एक दरखास्त करूंगा कि मैंने जो तीनों पे स्टडी करने के बाद मैं कंपनी का प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी लॉ ये 2 साल पहले बहुत ही बदल चुका है, बहुत ही पिनल एक्शंस है उसमें। सो आइदर सोसाइटी और ट्रस्ट। मगर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो मेमोरेंडम कहते हैं, मेमोरेंडम तो कंपनी में या सोसाइटी में बनेगा, मगर यहाँ जो बनेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगी। हम एक चीज भूलते हैं कि आज सोसाइटी में अगर करने के बाद सिर्फ हम अगर बिजनेस के बारे में ही लिखते हैं, मैं एक सजेस्ट करूंगा, क्योंकि जब हम ऑडिट करवाते हैं और जो इनकम टैक्स में अगर रिटर्न दाखिल करते हैं, अगर आपकी इफ यूर एसोसिएशन इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, देन आपकी असेसमेंट रेगुलर जैसी आपकी बिजनेस की होती वैसी होती है। और 12AA के नीचे आने के लिए सम चैरिटेबल पर्पस भी उसमें आने चाहिए कि हम हमारे बिजनेस के साथ में पब्लिक के लिए और भी क्या कर रहे हैं। ये फॉर दी इनकम टैक्स पर्पस में आपको एक इत्तला कर रहा हूं। हमने एक जो आज 1987 से मैं देख रहा हूं, हमारी 1925 5 साल से तो 100 साल पूरे हो गए।
मगर आज जो हम देख रहे हैं, एसोसिएशन बनती है मगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे हम पीछे। मैं आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा यानी दुख भी होगा, मगर हमारे इस एसोसिएशन बनते समय हम छोटे और बड़े ये दो गुट हो जाते हैं। अगर हम दो गुट से बाहर निकल जाए और छोटे और बड़े एक साथ हो जाए, जो लेवल सब एक वो सीट पे बैठने के, तो एसोसिएशन की कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद नेता जो भी कोई आप लीडर चुनोगे, एटलीस्ट आपको उसका नॉलेज, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज चाहिए, अपने मेंबर्स को कॉन्स्टिट्यूशन भेजनी चाहिए। वो हम लोग अवॉइड करते हैं, और अवॉइड करने से फिर क्या होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाते हैं, मतभेद आ जाते हैं, उसमें मनभेद हो जाते हैं। मेरा एक ही कहना है कि अगर जो आप रजिस्टर करो, और अगर जो आपकी एसोसिएशन जिंदा रखनी है, कोई सब्जेक्ट आपके सामने हो या ना हो, हर 2 महीने में कुछ तो कुछ उसके पहिए चलाने चाहिए, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रख के मीटिंग होनी चाहिए, गेट टुगेदर होना चाहिए। तो आपने लोगों के अंदर की जो समस्या है वो बाहर निकलती है, भाई क्या अपने बिजनेस में, अपनी एसोसिएशन में क्या करना है। अगर ये आप करोगे ना तो एसोसिएशन जिंदा रहेगी, आपके मिनट्स आप प्रॉपर करोगे। और मैं एक कहूंगा कि हम बिजनेस वाले हैं, हम बिजनेस में अगर जो कुछ हम बिजी रहते हैं, हम पर्सनली बहुत बार टाइम नहीं दे पाते हैं। एटलीस्ट वी शुड हैव आवर एसोसिएशन द एजुकेटेड स्टाफ। हमारे एक आपको एग्जांपल देता हूं, एलबीटी, एक्साइज और ऑक्ट्राय, जितने हमारे 600 व्यापारियों को नोटिस आई थी अलग अलग, हमने एक ही सबने हमारी ऑफिस में लाके दी। हमारी ऑफिस की तरफ से एडवोकेट चुना गया और सभी 600 लोगों का एक ही जवाब गया, अलग अलग नहीं। यानी इससे क्या हो गया, हमारे व्यापारियों के लाखों रुपए आज फीस के बच गए, अलग अलग जवाब नहीं गए। जैसे अपने अलग अलग रिप्रेजेंटेशन जा रहे गवर्नर के पास। मैं आपको सुनकर, मैंने अभी तक किसी ने वो बात छेड़ी नहीं, सबको मालूम है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि सरकार को जाके बोल रही है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाओ, जीएसटी बढ़ाओ। अगर हमें ये मालूम है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनको ओपन करना सबके सामने। आज हम सब लोग झगड़ रहे हैं कि जीएसटी कम करो, हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी कम करो। और इसमें जो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मगर बड़ी दुख के साथ कह रहा हूं कि जो इस व्यवसाय से संबंधित नहीं है और टीवी पे जाके हमारे व्यवसाय के बारे में गलत चीज बात करते हैं। यानी जो आज गवर्नमेंट जो हमारे कुछ कार्य करने को तैयार हो जाए, मगर उन लोगों के स्टेटमेंट से, पब्लिक में स्टेटमेंट में जाके फिर हमारे ही अगेंस्ट हो जाती है। और इसलिए कोई भी एसोसिएशन, जब आप बड़ी हो या छोटी, आज मेरे 1700 मेंबर है एसोसिएशन के, पुनः सराफ एसोसिएशन के, मगर एक किसी की कोई है कि इंटरव्यू जाके आज इसमें हमारी एसोसिएशन की तरफ से प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जाके देगा, और अगर किसी को देना है तो वो परमिशन लेता है। हमें देखिए धाक बनाना नहीं है, मगर रिस्पेक्टेबल धाक तो 100% एसोसिएशन के मेंबर पे होनी चाहिए। अगर जो आपके मिनट्स नहीं तैयार, आपके अकाउंट्स नहीं तैयार, आपके आज कोई अप टू डेट, हमारे यहाँ कोई नया कानून आता है, नोटिफिकेशन आता है, या कोई ट्रेड नोटिस भी आ जाती है, ताबड़तोड़ हम मीटिंग बुला के लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। हम हमारे तक नहीं रखते, हमारा क्वार्टरली एक बुलेटिन भी निकलता है, और उसमें जो नए कानून आए वो एक्सप्लेन करते हैं। नहीं समझाए तो हम, नहीं समझ में आए तो हम समझाते हैं। अगर एसोसिएशन स्ट्रांग करनी है, एसोसिएशन काय के लिए बने, 411 412 के लिए नहीं, अब तो वो पुराना हो गया। अब तो 21वीं सदी में हम आगे जाके बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो हर एक मेंबर को, अगर जब तक एसोसिएशन उसको बराबर इंफॉर्मेशन और एजुकेट और अवेयरनेस नहीं करेगी, आपकी एसोसिएशन ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। हमें लेटरहेड पे हमारा नाम या हमारे विजिटिंग कार्ड पे नाम लगाने के लिए हमें प्रेसिडेंट नहीं बनना है, मगर छोटा हो या बड़ा हो या मीडियम, सबके लिए हम काम में आने चाहिए।
एक छोटे को जो तकलीफ आती है ना, तो हम दुकान छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये बात ध्यान में रखना, मैं जो कह रहा हूं कड़वी लगेगी आपको, मगर एसोसिएशन अगर जो स्ट्रांग करनी है तो छोटे के पास जब आएगी ना तकलीफ, तो बड़े ने पहले जाना चाहिए और उसके जो तकलीफ का निवारण करना अपना कर्तव्य है, तब आपकी एसोसिएशन ऊंची बनेगी, बहुत आगे। अभी जो मैं देख रहा हूं कि अलग अलग एसोसिएशन बन रही है, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है, हर एक को अलग अलग तरीके से आगे गवर्नमेंट के पास जाना है। कोई फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करती है, कोई ये करती है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं। मगर अगर जो आपको अभी हॉलमार्क का जो सवाल है, मैंने 3 महीने भी पहले भी बोला था माइंड स्पीक में कि हॉलमार्क आज आप रिप्रेजेंटेशन करो, मगर गवर्नमेंट उसमें चेंज होने वाली नहीं। क्योंकि मैंने एक मीटिंग पासवान जी के साथ में, मैंने वहां पे जो एसोसिएशन के लोग जो बुलाए गए थे नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया से, शंकर थे वहां पर, हाँ, तो मैं खुद गया था। मगर जो उनका रवैया देखा, तो उनके रवैये से ऐसा लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर माइंड। और इसलिए हमारी पूना सराफ एसोसिएशन जो रजिस्टर्ड है बहुत सालों से, ट्रस्ट के अंदर भी और सोसाइटी के अंदर भी है, हमने ऑलरेडी एडवोकेट अपॉइंट किया। मैंने कल भी मुझे नितिन भाई ने जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुझे भेजा, मैंने ताबड़तोड़ एडवोकेट के पास भेज दिया। वो पूरा हमने, आज हमारी ड्राफ्ट भी हो गया है, क्योंकि कोविड के कारण नहीं तो वो मार्च महीने में ही हो जाता था फाइल, मगर अभी तक वो आने, आज ही शाम को मेरी बात हुई तो कल वो ड्राफ्ट भेज रहे हैं। मैंने अशोक भाई को भी बोला, नितिन भाई को भी बोला है कि मैं आपको ड्राफ्ट की कॉपी भेजूंगा, यू गो थ्रू इट, कोई सजेशन हो तो बताना। हम 4 पॉइंट पे हम जा रहे हैं, हम पूरा लॉ पे नहीं जा रहे, बिकॉज वी आर नॉट अपोजिंग दी हॉलमार्किंग, बट जो आज 18 कैरेट, 19 कैरेट, 20 कैरेट, 23 कैरेट, इनको जो उन्होंने बैन किया हुआ है, ये सब अलाउ होने चाहिए। दूसरा, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे पे नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो हमारी रजिस्ट्रेशन फी है, व्हाई ऑन द टर्नओवर, जब हम बिजनेस आप कंपल मैंडेटरी कर रहे हैं, एक्चुअली लाइसेंस की जरूर क्या मैंडेटरी कर रहे हैं, तो आज लाइसेंस की जरूर क्या, जब मैंडेटरी कर रहे हो तो कोई कानून मैंडेटरी किया तो आपको लाइसेंस की जरूर क्या है, आपके टर्नओवर पे फीस की जरूर क्या है, क्या बीएसआई बिजनेस करने बैठी है क्या वहां पर? इसलिए ये एक पॉइंट लिया है, और 2 पॉइंट और हमने छोटे छोटे लिए, क्योंकि हम सारे पॉइंट मिक्स करके उसका जो रीट पिटिशन है वो डाइल्यूट करना नहीं चाहते। हमने और भी डिसीजन लिया है कि हमारे महाराष्ट्र में 3 हाईकोर्ट है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रीट पिटिशन करेंगे। हमने इंस्ट्रक्शन भी दी है, पहले हमारी दाखिल हो जाए। दोस्तों, ये एक बात अलग है, मगर एसोसिएशन के जो अगर आपको करनी है तो आपके जब तक अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन नहीं करोगे और ऑफिस ये जो नहीं करोगे, और एक मैं कहूंगा तो आप एसोसिएशन फॉर्म करते समय प्लीज अवॉइड द ईयरली सब्सक्रिप्शन, ईयरली मेंबरशिप, क्योंकि हम घड़ी घड़ी एक एक साल के बाद फिर वो बोलता है मेरे पिताजी को पूछ के देता हूँ, वो बोलता है मेरे बेटे को पूछ के देता हूँ, कोई बोलता है भाई को पूछ के देता हूँ। ये हमारी लोगों की आदत हमें मालूम है। इट शुड बी द लाइफ मेंबर। मेरी सराफ एसोसिएशन में 1800 मेंबर है, ऑल आर लाइफ मेंबर, और 21,000 रुपया फी है, और पूरी कॉर्पस में हम बेचते हैं। आज इंटरेस्ट में चल रही है, 5 लोगों का स्टाफ से चल रहा है। अगर जो इस तरह से आप करोगे तो एक ध्यान में रखना कि एसोसिएशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप अपने मेंबर से हमेशा डिस्कस करते हैं। मैं एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा मेरा वक्तव्य। हमारे जो कुछ लोग, हम क्या करते हैं, दोपहर को चाय के टाइम बैठते हैं और कहते हैं कि भाई तेरी दुकान में क्या प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं मेरी दुकान में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे प्रॉब्लम को अलग निकालें। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी तीनों की जो एक हो जाती है कि अपनी दुकान के प्रॉब्लम अलग निकालने हैं, तो एक कंपटीशन खत्म हो जाती है, मन में जो एक टेढ़ रही थी वो खत्म हो जाती है, और अपने एसोसिएशन स्ट्रांग होती जाती है। मैं इतना ही कहूंगा कि अभी जो मैंने जो कुछ सुने, मुझे ऐसा लगता है कि अपन सब्जेक्ट, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है कि इंडिया की, आज हमारी महेश जी से मेरी बात हुई थी, मैंने परसों भी, कल भी अशोक जी से बात की, अरे कुछ हम लोग
तो कुछ यानी एसोसिएशन की जो सक्सेसफुल है, बहुत से लोग हैं यहाँ पर, उनको एक साथ में पैनल बनाए और हर एक स्टेट पे भेजे, उनको एसोसिएशन का महत्व समझाए, उनको यूनिटी का महत्व समझाए। आज डिवाइड एंड रूल चल रहा है, कितने ऑल इंडिया लेवल के हो गए, दिल्ली से अलग हो, शैलेंद्र उपाध्याय दिख रहे हैं जो जीजेसी में पहले थे, उनसे रिक्वेस्ट करके आज 2 स्टेट के मैंने पूरी लिस्ट ज्वेलर्स की और कारीगरों की मंगवाई है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब तक हम कहते 6 करोड़ है, 1 करोड़ है, सब है, अगर हमारे पास डाटा कहाँ है, हमारे पास ऑथेंटिकेट डाटा कहाँ है, हम गवर्नमेंट के पास जाएं और कहें कि ये हमारी 6 करोड़ है, ये नाम है, प्रूफ है, तो गवर्नमेंट चुप बैठेगी। मगर गवर्नमेंट तो कहती है तुम 1 करोड़ कहती है तो वो 40 लाख ही कहती है। ये क्यों? इसलिए आज हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, मैं तो महाराष्ट्र के लिमिटेड हूं, मैं कोई ऑल इंडिया लेवल पे नहीं हूं, क्योंकि मुझे कोई इसमें पॉलिटिक्स में कभी जाना भी नहीं है। मगर मुझे एक है कि मुझे ये एमएसएमई के भी इसमें भी हमारी कोशिश चल रही है। नितिन जी गडकरी जी से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो, अगर हम गोल्ड लेके, अगर हम गोल्ड स्मिथ से बनवा के ले और बनवा के ले तो हम मैन्युफैक्चर हो जाए। हमने लेटर भी भेजा है हमारी एसोसिएशन के मार्फत और हमारी महाराष्ट्र के इससे, और उनके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। मगर एक है, हम उसका गाजा वाजा करना नहीं चाहते, हम उसका बैंड बजाना नहीं चाहते, ढोल बजाना नहीं चाहते। मैं अभी 2 स्टेट की पूरी इंफॉर्मेशन आज ऑथेंटिकेट डाटा कलेक्ट किया है, महाराष्ट्र का भी कलेक्शन चालू है। और ये अगर जो डाटा अगर जो हमारे पास आ गया ना, और आप आज जीजेसी के लेवल पे जाओ कि कौन सी एसोसिएशन के, ये डाटा सरकार के सामने रखो। और हमारी आज हमारी ये डिमांड है इतने लोगों की, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। मगर जो अगर कोई बदमाशी करे तो आइए खुलकर विरोध करें। मैंने जो ये टीवी पे जब एक अपने व्यापारियों के सुना था, तुरंत ताबड़तोड़ मैसेज भेजा था, यू डोंट हैव ए राइट टू से लाइक दिस। और मैंने उनके प्रेसिडेंट को फोन किया, अदर यू स्टॉप दिस और यू प्रिवेंट हिम, अदरवाइज वी विल टेक एन एक्शन। और मुझे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम ये उनको बोल देंगे कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं करे। सिर्फ हम व्हाट्सएप पे खेलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे सिर्फ हैंडमेड ज्वेलरी करते रहते, कोई माइका लाल आगे नहीं आया और हाईकोर्ट में गया नहीं है इसको चैलेंज करने की। रंका जी, अभी कुछ बातें थोड़ी सुनते हैं संजय काला जी से। संजय जी, क्या एक जेमस्टोन डीलर्सों का एसोसिएशन है, और ये नाम तो उनका जरूर ज्वेलर्स एसोसिएशन ऑफ जयपुर है, लेकिन संजय जी आप थोड़ी सी आपकी बताइए सर मन की बात। थैंक यू अशोक जी। पहले तो आपने इतना अच्छा वेबिनार ऑर्गेनाइज किया और टॉप इंडस्ट्री लीडर्स को एक तरफ एक साथ लेके आए हैं, और सबको सुन के भी अच्छा लग रहा है कि सब इतने करंट और टॉपिक कैसे लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मेरे हिसाब से आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज़ मोर ऑन ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट, जिससे कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मजबूत बनाएं, जिससे कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई भी कानून या कोई भी नई चीज़ जो अपनी चाहते हैं उसको कैसे मजबूती से सरकार के सामने रख सकें या पब्लिक के सामने आ सकें, जिससे कि अपना ट्रेड आगे बढ़े। और हम एक साथ मिलके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये जो हमारी ज्वेलर्स एसोसिएशन है ये आपको 1927 से है। वी हैव रिकॉर्ड्स फ्रॉम 1927 कि कौन कौन कब कब प्रेसिडेंट बने, कौन कौन कब कब सेक्रेटरी बने। 1939 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, होम मिनिस्टर जयपुर स्टेट हुआ करते थे उनके अंदर। और फिर 1969 के अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंपनीज राजस्थान होता है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ है। और जब से इसमें प्रॉपरली जो एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हम समझते हैं वो सारी चीज़ें होती है। इलेक्शन होते हैं हर 2 साल में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर बना हुआ है। AGM EGM होती है, अकाउंट्स दिए जाते हैं, मतलब पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ वी आर मेंटेनिंग दिस एसोसिएशन। और इसका जो ओरिजिनल पर्पस था, क्योंकि ये एमरल्ड सिटी थी एज यू ऑल नो,
और उस ज़माने में पन्ने का काम काफ़ी हुआ करता था यहाँ पे, तो पन्ने वालों ने ही इसको एक तरीके से चालू किया था। सो बेसिकली इट वाज फॉर जैम स्टोन। पिछले 2 दशक से जैम स्टोन जो डील करते थे उन्हीं के बच्चों ने ज्वेलरी भी शुरू कर दी है, तो अब वो भी हम लोग इसमें टेकअप कर रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही जो इसका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि जयपुर स्थित कोई भी फर्म, कंपनी, संस्था जो रत्न और जवाहरात व्यवसाय से सीधे संबंधित हो, मतलब साफ साफ कैटेगराइज उस वक्त से ही किया हुआ है कि जयपुर स्थित होना चाहिए और रत्न और व्यवसाय जवाहरात से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 1969 में जब हमारा ये रजिस्टर किया हुआ है, जब से किया हुआ है, तो मेरा मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो हम आज बनाते हैं वो फॉर पब्लिक होती है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट होता है, जो ट्रेड है उसका इंटरेस्ट होता है। तो हमारे को शुरू से ही उस संस्था को इस तरीके से बनाना चाहिए जो कि बृहद हो सके, बड़ी हो सके, और कितनी भी बड़ी हो। आज की डेट में हमारे 6300 से अधिक मेंबर हैं, ऑल पेड, जिसमें कि ब्रोकर्स भी हैं, जेमस्टोन डीलर भी हैं और ज्वेलर भी हैं। तो आप सोचिए कि 6300 लोगों को एक छत के नीचे रखना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना और उसके लिए एक्ट करना कितना मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि हमारी संस्था एक स्ट्रक्चर्ड वे में चल रही है, तो वी आर एबल टू टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट इज कमिंग फॉर आवर ट्रेड। जो भी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स आती है, कभी जीएसटी की आती है। एक पर्टिकुलर टाइम पे, शायद 15 साल पुरानी बात होगी, जब हमारे करीब करीब 40,000 लोगों ने अगेंस्ट जो सेल्स टैक्स था उसके अगेंस्ट, और सेल्स टैक्स में भी उन्होंने, क्योंकि सेल्स टैक्स हटाने की बातचीत थी, आखिर में फिर कंपोजिशन स्कीम लगाई गई जिससे कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो, और गवर्नमेंट ने एग्री किया और 40,000 लोग एक साथ पूरा जोहरी बाजार या उसके आसपास के इलाके में सारे लोग इकट्ठे होकर एक साथ आए और अपना एक संगठन दिखाया कि हमारा जो संगठन है, जिसमें कि हम लोग कहते हैं कि आज की डेट में तो करीब 3 लाख लोग हैं, पर उस वक्त 1 लाख सवा लाख लोग काम करते थे। तो पूरा एक साथ जोहरी बाजार और ये दिखाया गया। तो अगर पूरा ट्रेड एक साथ एक चीज़ पे सोच के चलेगा कि हमको ये काम करना है या ये हमारे लिए अच्छा है और उस पर मेहनत होगी, और जो संगठन में जो लोग हैं, अभी क्या हो रहा है, एक जो अशोक जी सबसे खास बात क्या हो रही है कि हर आदमी सॉरी, बहुत लोग जो संगठन में आ रहे हैं वो अपना बिजनेस इंटरेस्ट के साथ आ रहे हैं। वो देखते हैं कि मेरे को बिजनेस कैसे बढ़ाना है, मेरे को अपने बिजनेस का कैसे ध्यान रखना है। जैसे कोई भी आज मान लीजिए हमारे संस्था में आए हुए, देखे कि यार मैं पन्ने का व्यापार कैसे बढ़ाऊं, सिर्फ पन्ने के बारे में कैसे सोचूं, तो बहुत गलत तरीका होगा। वो ये सोचे कि जेमस्टोन एज ए ट्रेड आगे कैसे बढ़े तो चीज़ सबके लिए अच्छी होगी। तो आजकल बहुत सारी संस्थाओं में मैं देख रहा हूँ कि जो लोग आ रहे हैं वो, अच्छा इसके अलावा कुछ लोगों का पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है कि अपन पहले किसी संस्था में अपन जाते हैं, फिर जाके अपनी पोजीशन बताते हैं, फिर उस संस्था के हिसाब से जो भी कोई बीजेपी हो कि कांग्रेस हो या और कोई आदमी है, उसके पास जाके उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनसे फिर ट्रेड करना। तो वो सारा काम भी एक अपना शुरू कर देते हैं और आगे जाके वो सोचते हैं कि हम कहीं एमएलए बन जाएं कि एमपी बन जाए कि पार्षद का इलेक्शन लड़ लें। मतलब वो उनका जो इंटरेस्ट है वो असल में खुद का जो ऑर्गेनाइजेशन उससे थोड़ा हट जाता है, और जैसे ही वो हटता है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन सशक्त नहीं रहता और उतना मजबूती, जो कि मेन जिसके लिए आज जैसे मान लीजिए हॉलमार्क इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है। अब हर आदमी उसमें अलग अलग चीज़ हो जाए। राका जी ने अभी बताया कि जहाँ हम लोग सारे के सारे इस बात में लगे हुए हैं कि ड्यूटी कम हो जाए, वहाँ कोई आदमी ऐसा भी है जो अपने इंटरेस्ट में सोचता है कि ड्यूटी को और बढ़ा दो। जहाँ हम समझते हैं जीएसटी कम हो जाए, वहाँ कोई आदमी ऐसा भी है जो सोचता है कि जीएसटी और बढ़ा दो, जिससे कि बाकी बिजनेस पैरेलल बिजनेस चालू हो जाए और हम लोग कमा सकें। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमको सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी आज हम ऑर्गेनाइजेशन चालू करें तो उसका फील्ड क्या होगा। जैसे हमने तय किया कि हमारा फील्ड जयपुर है, तो हमारा जो मेंबर बनेगा वो जयपुर का बनेगा। बाकी हमारा बिजनेस इंटरनेशनल है, हमारी सारी कार्रवाई इंटरनेशनल है। हमारे को दिल्ली भी जाना पड़ता है, काउंसिल में भी जाना पड़ता है, हमारे को सारी ऑर्गेनाइजेशन में जीजेसी से भी हम डील करते हैं। अब डोमेस्टिक काउंसिल आएगी, CII जो भी है उन सब से डील करेंगे हम लोग। खुद सीतारमण जी, अनुराग ठाकुर से मिल के आ रहे हैं। विदेशों में सारे लोगों से हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ज्वेलर्स के, चाहे न्यूयॉर्क में हो चाहे हांगकॉन्ग में, उन सब से भी टच में रहते हैं। पर हमने अपना जो फील्ड है उसको स्पष्ट किया हुआ है कि हमारे को जयपुर के बारे में सोचना है। सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जिस दिन हमारे जो संगठन वाले लोग हैं वो देखेंगे कि हम राजस्थान में चले जाएं, हम इंडिया वाइड चले जाएं, हमारी पहचान बाकी जगह हो, मेरा माल बाकी जगह बिके, अशोक जी से मेरी जान पहचान बढ़ जाए, नितिन जी से जान पहचान बढ़ जाए और उस तरीके से मैं अपना माल बेच सकूं,
तो वो चीज बहुत डिफरेंट तरीके से रिजल्ट होते हैं वो बिगड़ते हैं। तो मेरा मानना है बहुत नॉलेजेबल बातें आपकी, इतनी इम्पोर्टेंट एक एक पॉइंट आपने रखे हैं जो लोगों को समझने के लिए कि सर आपका बिजनेस भले बढ़े, आप बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन जो एसोसिएशन में आप जुड़े हो उस एसोसिएशन के को बिल्ड करो, और उसके साथ जो ट्रेड है वो ट्रेड का भला सोचो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। That is true, sir. ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये समझने के लिए लोगों के लिए। हमारे साथ दिव्येश भाई राजकोट से है। दिव्येश भाई, थोड़ा आपका अभिप्राय बताइए सर, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? नमस्कार सर जी। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। माइंडस्पीक की ऑल टीम और सभी एसोसिएशन के लीडर्स, सबको मैं वेलकम करता हूं और मुझे ये मौका दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। सभी की बातें एकदम सही है। राका जी की, अभी जो काला जी ने बताया कि सब अपने अपने स्वार्थ के लिए जब जुड़ते हैं तब अपना एसोसिएशन का मोटिव चला जाता है। और हम ये सोचते हैं, अभी राजकोट के एसोसिएशन के हिसाब से मैं बोलूं कि उन्होंने जैसे जयपुर का बताया, हम राजकोट के लिए ही सोचते हैं, लेकिन इंटरनेशनल भी मिलते रहते हैं। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम यह है कि जो समझा जाता है कि कारीगर की बात कारीगर लेके आता है, होलसेलर की बात होलसेलर लेके आता है, रिटेलर की रिटेलर लेके आता है, और जो बाहर का ट्रेड करता है वो ट्रेड अलग से लेके आता है। सबकी अलग अलग बातें और अलग अलग समस्या होती है। और एसोसिएशन में जो लीडर बना रहता है, या तो फिर वो होलसेलर से जुड़ा रहता है या कारीगर से जुड़ा रहता है, कोई एक ट्रेड से रहता है। लेकिन सब ट्रेड से अलग अलग आदमी का मिलके एक टीम बन के अगर एसोसिएशन का काम चले ना, तो ये छोटी मोटी समस्या निकल जाएगी। जैसे किसी कारीगर की समस्या हो तो कारीगर का हेड रहेगा, किसी रिटेलर की हो तो रिटेलर टीम में से एक बात आएगी। और रही बात अपने अपने काम में सब माहिर ही होते हैं, कोई ऐसा नहीं होता कि मैं ये नहीं कर सकता। सब ये सोचते मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और लीगल एडवाइस टीम होनी चाहिए। जैसे राका जी ने बताया कि कोई भी सब्जेक्ट हो उसके लिए लीगल एडवाइस टीम रहेगी, और वो टीम अगर आगे जाके अपना प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास रखेगी तो एकदम सही होता है। जैसे जीजेसी की भी लीगल एडवाइस टीम है, राका जी बताए उनके पास भी टीम, हमारे यहाँ भी हमारी एक लीगल एडवाइस टीम रहती है। और खास तो मीडिया में जब इंटरव्यू देना है या कोई बात बतानी हो ना, तो वहां पे अपना कंट्रोल रहना चाहिए। कोई भी आदमी कोई भी बता देता है तो वहाँ एसोसिएशन या तो फिर वो पूरे ट्रेड का बात खराब हो जाता है, क्योंकि लोकल पब्लिक है ना, वो एसोसिएशन या उसको नहीं जानती, वो मीडिया को जान के उसके ऊपर देखते हैं कि ये बात आ रही है, आज बाजार खुला रहेगा, आज बंद रहेगा, आज बाजार में ये प्रॉब्लम है। तो वो मीडिया जो बताती है वो अपने हिसाब से बताती है, अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो उधर भी हमारा एक होल्ड होना चाहिए खास मीडिया के ऊपर भी, कि भी मीडिया में ऐसे ही इंटरव्यू होने चाहिए। और खास तो ट्रेनिंग होनी चाहिए एसोसिएशन द्वारा मैन्युफैक्चर ट्रेडर सबके लिए, कि उनको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आए और थोड़े अपने हिसाब से वो बिजनेस को डेवलप करे। अभी क्या होता है कि हम थैंक यू दिव्येश जी। दिव्येश भाई, थैंक यू वेरी मच। We have also got with us Dr. Govindan. If somebody can unmute him. Dr. Govindan, we would like to hear something from you on how organizations and associations can be kept alive in a very positive way, and what are the things that one should really do. Govindan was the co-host. Now he cannot be seen. I think he's connected. Disconnected. अशोक जी, गोविंदन जी आ गया? नो नहीं आया, मैं ढूंढ रहा हूँ। अशोक जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा ये प्लेटफॉर्म में, कि हम लोग को ये एसोसिएशन का जो जो अलग अलग भूमिका है, तो एक है गवर्नमेंट के साथ बात करना, और हमारे अनुकूल सब कानून जो है, रूल जो है, जो ट्रेड के भलाई के लिए होगा उसको लागू करने का। इसमें आप लोग सब जानते हैं जीजेसी 3P का प्रिंसिपल में चलता है, प्रोटेक्टिंग, प्रोमोटिंग एंड प्रोग्रेसिंग। प्रोटेक्टिंग जो ये भूमिका है, ये है गवर्नमेंट के साथ बात करो, इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड रखो फ्रॉम अननेसेसरी स्टिपुलेशन, अननेसेसरी रूल्स, जो ट्रेड को आगे तरक्की के लिए रुकेगा उसको हटाओ।
प्रोमोटिंग जो है ये भी अभी बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल है सब एसोसिएशन के लिए। एक मेरे ख्याल से बहुत अहमियत दिया है इसको। पोस्ट कोविड सिचुएशन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है मार्केट में वो डिमांड को वापस लाना। कस्टमर को डिमांड को वापस लाने के लिए हमको पूरा ताकत लगाना चाहिए और इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। जैसे बाजार में डिमांड आएगा तो रिटेलर को काम होएगा, होलसेलर को काम होएगा और मैन्युफैक्चरर को भी काम होएगा। बिल्कुल तो आपकी बात सही है हमको बहुत ही ताकत से काम करना है। हर एसोसिएशन एक मत होके अपने अपने इलाका में ये डिमांड रिवाइवल के लिए क्या पॉलिसी हो सकता है, ये चर्चा हमारे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इशू होना चाहिए अभी पोस्ट कोविड सिचुएशन। Sayam ji, is Dr. Govindan on or can I help He's not you? there. He's not there. He's not. And can we have Mr. Sriram speak on this, sir? Calling him right now. Mr. Sriram. Sriram ji. Ashok bhai, what? Good evening to all my fellow Sriram ji jewelry friends. हाँ जी बोलिए सर. Am I audible? Am I audible? Our yes, you are audible. Tamil Nadu Jewelers Federation is constituted in the year 1952 July, and the first general body was presided over by Chief Minister Kamaraj. In front of him, the first board got installed. We have celebrated our 50th Golden Jubilee, Diamond Jubilee. Now we are on our 68th year of progressive. And we consist of 83 associations, district level, taluk level. We have a board. Board's duration is 3 years. The entire elected board in the General Assembly. To accommodate all the associations, what done is we have increased the number of joint secretaries and vice presidents. Apart from one president, one secretary, one treasurer, we have 15 vice presidents and 15 joint secretaries and around 67 board members, some as 100. And also we have special invitees to accommodate those who are properly and with knowledge. In the General Assembly, every association is given a responsibility of, depending on the strength of the association, membership strength, they have devised a table. Accordingly, they are allowed to represent by so many numbers. So that list will be forwarded by the associations federation in the beginning of the term, or whenever the association or the term changes, they can every year they can update it. And the board meets once in 3 months. That means 4 board meetings per year, 1 general assembly, AGM. A term consists of 12 and 3 AGMs. End of the term, we call it as election. The election called in that AGM. What is your advice to people? See, first, every association should request for members at least to get a GST first. Because in our federation also we find a lot of old members, because it's a 60 years old, we are not GST compliant. So we have requested them at least you should have a PAN first, and then years you should be a GST third person. We as a jewelry fraternity should try to be under the regulations which govern us time to time. And only our trade will have a face to talk in front of any regulatory bodies. Okay. Because whenever we go and talk to anybody in the departments, we say we are from jewelry, we are the lead. They face, but they don't recognize our face. Correct. It is the status of our trade. So here
we all as a jewelers should strive hard and uplift the governance in our jewelry trade. Okay, I think as a hallmark, what I request is hallmarking. At least there should be one hallmarking center to start with in every district of India. It should be followed to every taluk level. Then only the high value goods and also the invaluable life of the carriers of the jewelry can be safeguarded. Their logistics will become secured. That we have to insist on our central government for that matter. Have you been able to go through the representation filed by GJC, Mr. Sriram? Yes, yes. Okay, so I think it has got about 32 points on which the entire representation is based on. Yes, yes. I have also represented personally when they called for as a president at Delhi. Okay. I have given the same opinion. Okay. Nitin bhai, are you there? From Tamil Nadu? Yes, sir. I am there. Would you like to go ahead? Yes, sir. सर इसी कड़ी के अंदर वैसे तो आज का हमारा सब्जेक्ट होल मार्किंग नहीं है, लेकिन उसको 1 मिनट में सम अप कर देता हूँ कि होल मार्किंग में जो 37 पॉइंट्स है और बहुत इलेबोरेट करके डिटेल स्टडी किया, एक व्हाइट पेपर भी अपन ने बनाया है। मेरी पर्सनली 2 मिनिस्टर से बात हुई है आफ्टर कोविड। वो मिनिस्टर हमारे साथ में मिलने के लिए चलेंगे, जैसा राका जी ने बताया, मानने के लिए तैयार नहीं है। 2 मिनिस्टर ने मेरे को प्रॉमिस किया है कि वो खुद बात करने के लिए रामविलास पासवान जी के साथ में चलेंगे, और मैं राव साहब दानवे को मिला हूं और मैंने उनको भी सारे सर्कमस्टांसेस बताए हुए हैं। तो जो हमारा अप्रोच करने का जो तरीका है उसको हमने बहुत एग्रेसिव कर दिया और हम उसको करेंगे। अब बात रही अपने एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन के अंदर अशोक भाई अपने अभी कोई और स्पीकर रह गए? विनोद जी अपने स्पीकर रह गए अभी, विनोद जी बिहार से। मैं चाहता हूं कि इसी चीज के अंदर हम विनोद जी को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने भी इसके अंदर व्यक्तित्व दिए इसके अंदर। पाटलिपुत्र से विनोद जी। मैं बैठूं कि जाऊं? आपने मुझे चाहते हैं तो अदालत में आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का होना अनिवार्य होता है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप सबसे पहले अपने एसोसिएशन को रजिस्टर्ड कराएं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, संयम भाई थोड़ा मेंटेन करेंगे आप? संयम भाई आवाज आ रहा है, डिस्टर्बेंस। नो प्रॉब्लम, You're not focusing. I'm looking at it. परसोत्तम काले जी के यहाँ से आ रहा है ये आवाज। सॉरी, डिस्टर्बेंस था बीच में। बोलिए सर। दूसरी बात ये है कि हमें इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए एसोसिएशन का, कि एक बहुत फेमस डायलॉग है कि जब 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने होंगी तो टक्कर तो होगी ही। हाँ, पर एक बात है कि नुकसान उसी का ज्यादा होगा जो धीरे चल रहा है। तो हम मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने हमारे एसोसिएशन में क्या विकास किए। सबसे पहले हमने प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का गठन किया, जिसका मूल उद्देश्य होगा कि प्रत्येक तहसील के एक एक एसोसिएशन को जिला स्तर पर सम्मिलित करे, यानी उनको जोड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रत्येक जिला स्तर की कमेटी प्रादेशिक स्तर पर रिपोर्टिंग करेगी कि आज वो कितने एसोसिएशन, कितने पदाधिकारी, कितने सदस्यों को उन्होंने ऐड किया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हमारे यहाँ आपने बाघ गुफाएं नाम सुने होगी, बाघ प्रिंट।
वो मध्य प्रदेश में है। बाग प्रिंट आती है, बाग प्रिंट की ज्वेलरी भी बनती है, साड़ियां भी बनती है। वहां पर मुश्किल से 4 दुकान है सोने चांदी की, वो भी एसोसिएशन में जुड़ी हुई है। अब दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एसोसिएशन का जो मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जब वो जिला स्तर से तालुक तहसील स्तर से लेकर जिला स्तर तक यदि उसका गठन होता है तो प्रादेशिक जो संगठन है वो जिला स्तर को ये निर्देशित करे कि हर महीने अपने जिले में प्रत्येक एसोसिएशन में जाकर के बैठक ले, जिसका हम मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक संचालन करते हैं। जो भी जिला अधिकारी है, जो भी जिला पदाधिकारी है, वो प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले के प्रत्येक एसोसिएशन में जाके हर महीने कहीं ना कहीं एसोसिएशन की बैठक लेता है। वहां के व्यक्तिगत मुद्दों के ऊपर विचार विमर्श होता है और उसको हल करने के लिए वहां का यदि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें आवेदन देता है। यदि वो लोकल का नहीं होता है, प्रादेशिक होता है, तो हम प्रादेशिक स्तर पे मंत्रालय में या प्रदेश सरकार को उसका आवेदन देते हैं। जैसे इस समय साहूकारी के ऊपर कुछ समस्याएं भोपाल स्तर पर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा कि जो प्रादेशिक संगठन से यदि राष्ट्रीय स्तर के संगठन कोई महत्व लेना चाहते हैं, उनका सहयोग लेना चाहते हैं, या कोई ऐसी राष्ट्रीय स्तर की समस्या है उनको हल करने के लिए प्रादेशिक संगठनों का भी सहयोग लेना आवश्यक है, तो राष्ट्रीय स्तर के तमाम संगठन जो चल रहे हैं, स्वयंभू संस्थाएं जो चल रही हैं, जो सिर्फ मैंने शुरुआत में बोला कि हम अपने जैसे लोगों को ही क्यों पसंद करते हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ वो संस्था में कार्य करने के लिए तत्पर होती है। यदि आपको वाकई इस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं कि देश में ज्वेलरी सेक्टर का एक प्रभाव बने, क्यों हमारी बातें सरकार नहीं सुनती है, उसका कारण क्या है? हॉलमार्क के ऊपर हमने नीति आयोग की रिपोर्ट का 27/6/2018 को मध्य प्रदेश से लगभग 3000 मेल करवाए हैं कि जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसके आधार पर हॉलमार्क के स्ट्रक्चर को फाइनल किया जाए। सबसे पहला हॉलमार्क का प्रेजेंटेशन में हमने ये व्यक्तिगत रूप से भी हमने मैसेज करे हैं जिसमें ये लिखा है कि सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रत्येक जिला स्तर पर जब तक कि हॉलमार्क सेंटर नहीं होगा तो स्वर्णकार की सुरक्षा, छोटे व्यापारियों की सुरक्षा, उसके आवागमन आदि के लिए कौन जिम्मेदार होगा? राष्ट्रीय स्तर पर आप हमेशा बदलाव की बात करते हैं। हम प्रादेशिक संगठनों को आवश्यकता के समय ही सिर्फ याद किया जाता है, उसके पहले नहीं। तो क्या राष्ट्रीय स्तर की तमाम संस्थाओं को ये आचार और विचार समझना नहीं चाहिए कि जब कभी आवश्यकता हो तो कोई भी विचार विमर्श, जीजेसी ने जैसे आपने बताया कि बहुत प्रभावी प्रेजेंटेशन बना के दिया, तो क्या सिर्फ एक बार प्रादेशिक संगठन से पूछा जा सकता था? तो ये एक विश्वसनीयता कायम करने की परिभाषा बनती है। क्योंकि एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि असफलता के दूसरे सिरे पर ही सफलता मौजूद होती है। हमेशा सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षित बनाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि यदि धंधा शांति से करना है तो धमाके तो करना पड़ेंगे। शांति से जीने के लिए लीडरशिप, विशालता, प्रभुत्व आदि गुण होना चाहिए। ये सर्वत्र ज्ञात नियम है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यदि आप महत्वपूर्ण नहीं है तो आपका जीवन भर औसत ही बने रहेंगे। कहते हैं सफल होने के लिए आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार सबको दिखाई और सुनाई देना चाहिए। लोगों की नजर